गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग काव्यखंड का जो हमारा अंतिम अध्याय है, आओ मिलकर बचाएं, इस पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसकी जो कवयित्री हैं उनका नाम है निर्मला पुतुल जी। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले इनका जो निर्मला पुतुल जी का कौन है, इनके विषय में थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम लोग आओ मिलकर बचाएं नामक पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीवन परिचय। निर्मला पुतुल जी जो है वह झारखंड की एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है वह कवयित्री हैं। निर्मला पुतुल जी का जन्म झारखंड प्रांत के अंतर्गत दुमका नामक स्थान पर सन 1972 ईस्वी में हुआ था। ये चूँकि ये आदिवासी परिवार से हैं तो इनको अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इनका जन्म जो ये झारखंड प्रांत से है और इनका जो जन्म का जो पैतृक स्थान है वो दुमका, झारखंड में दुमका नामक स्थान पर 1972 में इनका जन्म हुआ था। और यह आदिवासी हैं, आदिवासी परिवार से यह जुड़ी हुई हैं। इनके पिता, चूँकि घर में आदिवासी में अधिकतर ऐसा होता है कि शिक्षा का माहौल जो है वो नहीं के बराबर होता है, तो बहुत कम लोग, बहुत बिरले लोग जो होते हैं वो शिक्षित होते हैं आदिवासी समाज में। लेकिन यहाँ स्थिति कुछ इससे अलग थी। इनके परिवार में इनके पिताजी और इनके जो चाचा जी दोनों लोग जो शिक्षित थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो पूरा जीवन जो है काफ़ी अभाव से गुजरा और इन्हें काफ़ी जो है जद्दोजहद करनी पड़ी अपने जीविकोपार्जन के लिए। अपनी स्थिति को पहले से बेहतर बनाने के लिए काफ़ी उन्हें समस्या का सामना करना पड़ा। इनके घर में चूँकि शिक्षा की अलग थी, लोग पढ़े लिखे थे, उसके बावजूद भी इनका जीवन जो है संघर्ष इन्हें करना पड़ा। और आर्थिक तंगी के कारण, पैसों की व्यवस्था नहीं अच्छे टाइम पे हो पाने के कारण इन्हें जो है शिक्षा में काफ़ी जो है कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, काफ़ी जो है संघर्ष करना पड़ा। और शिक्षा में वातावरण के होते हुए भी उन्हें नियमित अध्ययन में काफ़ी व्यवधान हुआ। व्यवधान मतलब रुकावटें, आर्थिक जो थी समस्या थी, पैसे की समस्या होने के कारण वो उनका शिक्षा जो है शिक्षा तो वो प्राप्त करती रही, लेकिन बीच बीच में काफ़ी अवरोध, काफ़ी रुकावटें, काफ़ी जो है व्यवधान आते रहे। और ये इन्हें लगा कि अगर हम कुछ ऐसा कर लें, कुछ ऐसा कोर्स कर लें, डिग्री प्राप्त कर लें जिससे हम कुछ सीख सके, जीविकोपार्जन कर सके, तो उन्होंने विचार किया कि नर्सिंग करना उन्होंने सबसे सटीक उपाय लगा। सो उन्होंने नर्सिंग किया। नर्सिंग में इन्होंने डिप्लोमा की और काफ़ी जो भी रुकावटें थी, मुसीबतें थी, उनका सामना करते हुए इन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया। और आर्थिक कष्ट, जो भी उनके आर्थिक कष्ट थे, उन्हें लगा कि डिप्लोमा करने के बाद उनका जो आर्थिक संकट है वह दूर हो जाएगा। इसी के साथ उन्होंने इग्नू से जो है वह स्नातक की उपाधि भी प्राप्त कर ली। काफ़ी समय तक वह संघर्ष करती रही और इस तरह से इन्होंने अपने जीवन में शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके साथ साथ जो इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। नगाड़े की तरह बजते शब्द, इनकी जो रचना है, पहली रचना, नगाड़े की तरह बजते शब्द। वे शब्द जो कानों में नगाड़े की भांति जो है वो बजते रहते हैं, जो हमें मोटिवेट करते रहते हैं। अगला है अपने घर की तलाश में। इनकी जो विशेषताएं हैं, साहित्यिक विशेषताएं में निर्मला पुतुल ने अपनी रचनाओं में जिन विषयों को, जिन मुद्दों को बड़े ही प्रमुखता के साथ उभारा है, जिन विशेष बातों को बड़े ही प्रमुखता से सबके सामने प्रस्तुत किया है, उनमें प्रमुख मुद्दे हैं समाज में विसंगतियाँ, समाज में किस प्रकार की समाज में विसंगतियाँ व्याप्त हैं, और केवल विसंगतियों की तरफ हमारा ध्यान ही आकर्षित नहीं किया, उनको ये भी समझाया कि क्या हम करके उन विसंगतियों से मुक्ति पा सकते हैं, या हम उनका सामना कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार हमें बेबाकीपूर्ण ढंग से समाज में फैले उस विसंगतियों का सामना करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो भी हमें इसका क्या लाभ हानि उठाना पड़ेगा, इसकी तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया कि समाज में कौन कौन सी विसंगतियाँ मौजूद हैं। उनकी कविता का जो शीर्षक रहा है, मुख्य जो केंद्र बिंदु रहा है, जिस विषय को
उन्होंने बड़े ही प्रमुखता के साथ उभारा है, उनमें पहला है कि कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा। चूँकि यह संथाली समाज से जुड़ी हुई हैं, ये आदिवासी रही हैं, तो आदिवासियों का जो जनजीवन होता है वो सामान्य लोगों के जनजीवन से काफ़ी अलग होता है। इन्हें अपने बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। तो इनका पहला मुद्दा ये था कि हमें आर्थिक जो है समस्या जो है इससे हम कैसे उभरे। तो इसके लिए जो ये लोग कड़ी मेहनत करते हैं, इनका जो समाज है, आदिवासी समाज, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं और इसके साथ साथ सामान्य लोग भी जीवन में कड़ी अथक परिश्रम करते हैं और अथक परिश्रम करने के बाद भी उन्हें सफलता हासिल नहीं होती। तो वो क्या कारण है, क्या खराब दशा का, अधिक मेहनत करने के बावजूद भी उनकी दशा स्थिति, वास्तविक स्थिति जो है, आर्थिक जो संकट उनका दूर नहीं होता, इसके पीछे क्या क्या कारण है, इस पर इन्होंने चर्चा की। दूसरा है कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी। आज की जो पीढ़ी है ये इन्होंने विशेष तौर पर उन मुद्दों को अपने काव्य में स्थान दिया कि जो मुद्दे उनके आदिवासी समाज से जुड़े हुए थे। लेकिन इसके साथ साथ ये मुद्दे केवल इनके आदिवासी समाज से ही जुड़े हुए नहीं, ऐसे सामान्य लोग, सामान्य जनजीवन से भी जुड़े हुए ये सारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को इन्होंने बड़े ही बेबाकी के ढंग से उकेरा है। तो इन्होंने बताया कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ हैं, उससे क्या है, जो आने वाली पीढ़ी है वो पीढ़ी किस तरह से प्रभावित हो रही है, किस तरह से लोगों के अंदर गलत जो नशे की प्रवृत्ति है वो किस तरह से आए दिन जो है वो किस तरह से डेवलप हो रही है, इस पर विचार करना है। जो ढकोसले हैं, ढोंग है, उसको लेकर के किस तरह से लोग, टोना टोटका, इन सब विचारों को लेकर के किस तरह से लोग जो है पथभ्रष्ट हो रहे हैं, इस मुद्दों की तरफ हमारा ध्यान खींचने का प्रयास किया। अगला, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते। थोड़े लाभ के लिए जो है बड़े से बड़ा जो कार्य करने के लिए, जोखिम भरा काम करने के लिए लोग को कोई पछतावा नहीं होता। किसी की जान लेना है तो भी लेने के लोग तैयार हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, आदिवासी लोग जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति थोड़े पैसे के लिए लोग गुंडा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, शोषण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरफ ध्यान आकर्षित किया कि कैसे उन्हें इन सब समस्याओं से निजात दी जाए, कैसे उन्हें शिक्षित किया जाए, कैसे उन्हें समझाया जाए कि तुच्छ स्वार्थ के लिए इस तरह के समझौते वो जीवन के साथ ना करें। पर्यावरण की हानि, आपको सभी को पता है पर्यावरण जो है एक वैश्विक मुद्दा है। पर्यावरण से जो हम लोग चाह के भी इसे अछूते नहीं हैं, तो पर्यावरण एक वैश्विक मुद्दा है, इस मुद्दे को समझने की आवश्यकता है। तो इन्होंने उस पर्यावरण के मुद्दे को उठाने का अपनी कविता में प्रमुखता से स्थान दिया कि हमें पर्यावरण का किस प्रकार संरक्षण करना चाहिए, किस तरह हमें इसका संवर्धन करना चाहिए, किस तरह हम किस तरह इससे प्रभावित होते हैं, हम इन सब बातों की ओर हमारा ध्यान खींचा है। पुरुष वर्चस्व, ये अक्सर घरों में ये बातें होती हैं कि पुरुष वर्चस्व मतलब पुरुष का एकाधिकार होना, कि पुरुष सही है या गलत है इसमें कोई बात नहीं, बस पुरुष है तो उसे अधिकार करने का वह अधिकारी बन जाता है। तो इन्होंने बताया कि चूंकि महिला है तो उसे जीवन भर सहना है या उसके ऊपर पुरुष का ही शासन होगा, ये कदापि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वह योग्य है, जैसे पुरुष और महिला क्या होते हैं, एक समानांतर पहिए होते हैं, एक दूसरे को कमियों को, अच्छाई को एक साथ लेकर के चलने की बात कही जाती है। लेकिन लोग क्या होते हैं, पुरुष है तो उसे यह अधिकार दे दिया जाता है कि समाज में ये दकियानुसी जो सोच होती है, इस सोच को बदलने की ओर हमारा जो है ध्यान खींचा है कि हमें ये समझना चाहिए कि अगर पुरुष योग्य है, घर का संचालन करने की शक्ति रखता है, उसमें ही वही योग्यता रखता है कि वो परिवार का नेतृत्व कर सके, तो तब तो ठीक है, चलो ठीक है, एक गार्जियन का होना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर वो नेतृत्व भी रखता है तो भी उसे महिला की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, उसे महिला की भावनाओं को आहत करने का कदापि अधिकार नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, अगर उसके अंदर योग्यता नहीं है तो किसी भी हालत में, अगर वह योग्य नहीं है नेतृत्व करने का, तो किसी भी रूप में पुरुष होने के कारण उसे यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए
कि वो परिवार का जो है वो नेतृत्व करे। अगर उससे योग्य महिला है तो यह अधिकार महिलाओं को देना चाहिए। लेकिन जो हमारे समाज की जो दकियानुसी सोच है, वो दकियानुसी सोच का खंडन करते हुए कवित्री ने अपने इस बात को बेबाकी से रखा है कि पुरुष का वर्चस्व करने का अधिकार इसलिए नहीं होना चाहिए कि वह पुरुष है। अगर वह योग्य है, नेतृत्व की क्षमता रखता है, तब उसे अधिकार मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ यह भी नियम है कि वह महिला की भावनाओं का भी ख्याल रखे। और सेम यही चीज़ महिलाओं के लिए भी होता है। अगर महिला योग्य है, अगर उसको यह अधिकार मिला है, तो भी उसे भी पुरुष की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। दोनों एक दूसरे से समानांतर होने चाहिए। दूसरा अगला पॉइंट है, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के जाल में फंसने जैसी स्थितियां हैं कि आए दिन आदिवासी समाज जो है डाकुओं की भांति जो है, जो शिक्षित समाज है उनको डरा के धमका के उनका जो है शोषण करने के लिए लगा हुआ है। आज जो शिक्षित समाज जो है वो डाकुओं का और जो शोषण करने वाले उनके हाथ की कठपुतली मात्र बन करके रह गया है। शिक्षित समाज का कार्य है जो है शिक्षा का अलग जगाना, समाज में एक अच्छी व्यवस्था बनाना, समाज में एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना शिक्षित लोगों का दायित्व है। लेकिन आज का दौर क्या है, वो डाकुओं के जो ऐसे भी क्या कहते हैं, जो पैसे वाले हैं, शक्तिशाली हैं, या धन के बल पे, शक्ति के बल पे, बंदूक के बल पे जो है, बंदूक की नोक पे लोगों से काम करवाने के लिए लगे हुए हैं। व्यवसायी जिनके पास पैसा है, पूंजीपति है, वो लोगों का, शिक्षित वर्ग का भी शोषण करने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं। तो आजकल जो शिक्षित वर्ग है वह इन पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बना हुआ है। जो शिक्षित वर्ग का काम है वो दिक्कू और क्या कहते हैं पूंजीपति वर्ग कर रहे हैं, और जो पूंजीपतियों का काम है वो शिक्षित वर्ग कर रहा है। शिक्षित वर्ग का काम है लोगों को शिक्षा देना, लोगों को सही गलत का मार्ग दिखाना, और यहाँ पर इसका उल्टा हो रहा है कि शिक्षित वर्ग जो है यहाँ शोषित हो रहा है। पूंजीपति अपना एकाधिकार उस पर बना रहा है, और ये जो है कहीं ना कहीं समाज के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए ये एक प्रकार की विसंगति है जिसे दूर करना चाहिए। इन्होंने संथाली समाज के सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं को निसंकोच जो है बड़े ही बेबाकी से हमारे सामने रखा है कि जो संथाली समाज, आदिवासी समाज के लोग किस प्रकार जुझारू होते हैं, किस प्रकार अपने कर्तव्य पथ पर डटे होते हैं, किस तरह उनका जीवन जो है संघर्षमय होता है, उसके बावजूद भी संघर्ष करने के लिए वो तैयार रहते हैं। जीवन भर वो अनवरत संघर्ष करते, किसी तरह का, बिना किसी हिचकिचाहट के। और इसके साथ साथ किस प्रकार वह टोना टोटके के चंगुल में फंस जाते हैं, किस तरह बलि देने को वो समर्थन करते हैं, किस तरह से वो छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, मारने के लिए, काटने के लिए जो है चाकू लेकर के मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, किस तरह से छोटे छोटे स्वार्थों के लिए वो जो है किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार है, किस तरह से आज आए दिन जो है नशे की प्रवृत्ति उनके अंदर जो है बढ़ रही है, किस तरह से अफीम, चरस, गांजा, ये सब चीज़ों का जो सेवन करना है, ये सब किस प्रकार इसका बोलबाला हो रहा है, किस प्रकार जो है नग्नता हमारे परिवेश में, हमारे समाज में किस प्रकार की नग्नता आ रही है। तो इस प्रकार आदिवासी समाज के सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू को बड़े ही बेबाकी से ढंग से इन्होंने, निर्मला पुतुल जी ने हमारे सामने रखा है। अगला है कि भाषा शैली। निर्मला पुतुल की जो भाषा है वो झारखंडी है, क्योंकि झारखंड प्रांत से है तो इनकी भाषा जो है झारखंडी है। और इन्होंने आदिवासी कबीलों के स्थानीय शब्दों को सजीव प्रयोग किया है। चूँकि झारखंड से बिलोंग करती हैं तो उनके जो शब्द हैं वो भी झारखंडीपन लिए हुए इनकी भाषा में उन शब्दों को उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से प्रयोग किया है ताकि वो दृश्य एकदम जीवंत हो सके। इन्होंने छोटे छोटे वाक्यों के काव्य को सौंदर्य बढ़ाया, मतलब कविता के जो शब्द हैं वो बहुत छोटे छोटे वाक्यों में इन्होंने जो है निरूपित किया है, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके कविता को बनाया है। भाषा का सरल सहज रूप भावों की अभिव्यक्ति करने में पूरी तरह समर्थ है। छोटे छोटे शब्दों का इन्होंने, छोटे शब्द मतलब छोटे छोटे वाक्यों का इन्होंने अपनी कविता में प्रयोग किया है। मुक्तक छंद होते हुए भी भाषा का प्रवाह आकर्षक बन पड़ा है, तो छंद जो है इन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। अब बात करते हैं आओ मिलकर बचाएं। आओ मिलकर बचाएं कविता में कवित्री ने आह्वान किया है देश के जो भी
युवा है, जो भी जिसमें थोड़ी भी कुछ कर सकने की कुवत है, चाहत है, जिज्ञासा है, उनसे आह्वान किया है कि आप सभी, हम सब लोग मिल करके इस प्रकृति का संरक्षण करें, इन आदिवासी समाज का संरक्षण और संवर्धन करें। समाज में जो हमारे पाश्चात्य सभ्यता हमारे ऊपर हावी हो रही है, उससे हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, अपनी सभ्यता को बचाना है। किस प्रकार जो है यूथ जो है गलत दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, किस प्रकार हम उनमें नशे की प्रवृत्ति आए दिन बढ़ती चली जा रही है। फैशन के नाम पे कौन कौन सी चीज़ों का हम जो है अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं, उन चीज़ों को जो विसंगतियाँ हैं उन्हें हटाने की, और जो है अच्छे स्वस्थ समाज के लिए क्या क्या चीज़ें जो आवश्यकता है उनको हमें अपने जीवन में किस प्रकार शामिल करना है, इसकी शिक्षा इस कविता के माध्यम से दी गई है। इसके आगे जो है कविता की व्याख्या हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इनसे संबंधित, इनके जीवन से संबंधित, इनके आदिवासी जनजीवन से संबंधित जो भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है वो प्राप्त करके आप कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।